नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के सवाल में। उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ तौर पर सुनाई देने लगी है और इसी के साथ रणनीति भी बननी शुरू हो गई है और आज हम इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। इंडिया वॉइस में उत्तराखंड के सवाल में मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। किस विधायक का टिकट बचेगा, किसका कटेगा, अब पार्टियां अब ये तय करने में जुटी हुई हैं और इसके लिए सर्वे भी करा रही हैं और जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर इसको लेकर अब विधायक के जो हैं उनके पक्ष और विपक्ष में मार्किंग भी शुरू हो गई है पार्टियों के द्वारा। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है लगातार 2 बार से, तो अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट का आधार होगा जीत की सर्वाधिक संभावना वाला चेहरा, यानी सिर्फ मौजूदा विधायक होना टिकट की गारंटी नहीं है। जमीन पर भी सक्रियता कैसी है, जनता के बीच उसकी पकड़ कितनी रही है और साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता कितनी है और सबसे अहम कि क्या वो विधायक अपनी सीट दोबारा निकाल पाने की स्थिति में है, ये मायने रखता है। कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर से बीजेपी की जिला कोर कमेटियां संभावित प्रत्याशियों को लेकर अपनी प्रक्रिया तेज करेंगी, सर्वे होंगे, रायशुमारी होगी और इन तमाम रिपोर्टों के आधार पर जिताऊ चेहरों की तलाश की जाएगी। अगर किसी मौजूदा विधायक के पक्ष में रिपोर्ट आई तो उनकी दावेदारी मजबूत होगी, लेकिन अगर संगठन को जमीनी स्तर पर असंतोष दिखाई देगा, विधायक की सक्रियता पर सवाल उठे या चुनाव जीतने की संभावना कमजोर मानी गई तो फिर उनका नाम भी पार्टी के उच्च नेतृत्व तक जाएगा। यानी इस बार बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सीट बचाने से पहले अपना टिकट बचाने की होगी। हालांकि यहां से नाम जाएगा और फिर अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और वही करेगा, प्रक्रियाएं इसकी हैं, लेकिन इसको लेकर कई सवाल हैं। अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी कह रही है कि वो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की तलाश में सर्वे का सहारा लेगी। वो भी जो दावेदार है पार्टी के टिकट के लिए, उनके बारे में वहां पर जमीनी स्तर से उनके बारे में जानकारी लेगी। यानी मुकाबला सिर्फ चुनाव मैदान में नहीं, उम्मीदवारों के चयन से ही शुरू होने जा रहा है। तो आज उत्तराखंड के सवाल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे बड़े सवाल की कि क्या 2027 में बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर कैंची चलेगी, कितने विधायकों पर संगठन की रिपोर्ट भारी पड़ेगी, किसका रिपोर्ट कार्ड बचाएगा और किसकी कमजोर जमीन छीन लेगी उम्मीदवारी, और क्या कांग्रेस भी बीजेपी की इसी रणनीति को अपनाकर जिताऊ चेहरों पर अपना दांव लगाने जा रही है। इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की संरचना है वो बूथ स्तर और वहाँ पन्ना प्रमुख तक है। प्रत्येक कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रत्येक जानकारी के माध्यम से वहाँ की जो जिला इकाई है वो ये विचार करती है कि कौन व्यक्ति का कैसा किस क्षेत्र में प्रभाव है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट उनके द्वारा बनाई जाएगी और वो रिपोर्ट जिले के द्वारा प्रदेश को प्रेषित की जाएगी और प्रदेश के कोर ग्रुप में उसमें विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी। ये स्पष्ट है। मेरा कहना ये है कि ये जो मर्जी करें, लेकिन हमारा तो सीधा सीधा फॉर्मूला है जिताऊ और टिकाऊ। कांग्रेस के कई सर्वे हो गए हैं, कांग्रेस जो है इन पर बहुत बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस बढ़िया प्रत्याशी देने वाली है, कांग्रेस के पास बहुत लंबी चौड़ी फौज जो है प्रत्याशियों की है, लेकिन जो जीतने वाला होगा उसी को टिकट मिलेगा। जिले की भी रिपोर्ट ली जा रही है, सर्वे की टीम भी जो रिपोर्ट देगी और अभी हमारे जो है विधानसभा वार प्रभारी तैनात होने हैं, बहुत जल्दी प्रभारी देना है, उनकी रिपोर्ट को मिला के तब प्रदेश कांग्रेस कमेटी पैनल बना के भेजेगी और जो उपयुक्त प्रत्याशियों को जो जीतने वाला होगा उसी पर दाव खेला जाएगा। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी मंडल में रायशुमारी होती है और रायशुमारी करने के बाद हर जनपद से नाम आते हैं, उसी के आधार पर टिकट आवंटित किया जाता है। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो पहले भी हुई है, अब भी होगी। तो चर्चा हम यही करने जा रहे हैं। जिताऊ चेहरों की तलाश आज उम्मीदवारों को लेकर होने लगी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने और कांग्रेस में भी। अब भाई उम्मीदवार बनाना है तो उम्मीदवार कौन होगा
जो जीतने की जिसकी प्रबल संभावना होगी उसी को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। सतीश चंद्र जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गरिमा दसौनी जी, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश चंद्र जी, 10 साल की सरकार आपकी और जिताऊ उम्मीदवारों की खोज आपकी शुरू हो गई है। उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन अपने सिटिंग एमएलएज पर भरोसा उतना पुख्ता नहीं हो पा रहा है, कमजोर हो रहा है। आनंद जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं आनंद जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से सभी लोग परिचित हैं और सभी लोग जानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना कार्य करती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा हमारा जो पैमाना होता है भाजपा का, हमारे संगठन का, तो उसी हिसाब से सारी चीजें तय करी जाती है। और इसी के अनुरूप ही मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे, पन्ना प्रमुखों के द्वारा जो भी रायशुमारी करी जाएगी उसको जिला स्तर पे भेजा जाएगा। उसमें प्रदेश पे जो हमारी संगठन की टीम है वो उसमें देखेगी, विवेचना करेगी, उसमें मंथन करेगी और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड हम तक उत्सव सारी चीजें तय। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ये हर पार्टी के अंदर ये प्रक्रिया होती है। लेकिन सवाल ये है ना, देखिए गरिमा जी से लगातार जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो कांग्रेस पार्टी या गरिमा जी खुद ये बात कहती हैं कि देखिए वो सरकार की नाकामियों को इतनी सफलतापूर्वक जमीन पर उतार रही है कांग्रेस, जिससे अब भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, हमें अपने उम्मीदवारों के बारे में भी सोचना होगा और यही इसीलिए वो सारी प्रक्रियाएं आप चला रहे हैं, कर रहे हैं पूरी। नहीं, देखिए आनंद जी, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपने विधायकों को बोला हुआ है कि आप अपने क्षेत्र में जाओ, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार के जो संगठन की जो चीजें हैं, उनको दूर दूर तक जन जन तक पहुंचाइए। तो ये सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपने विधायकों को बोला हुआ है। और इसके बाद जो बात आती है कि हमारे जो विधायक हैं उनके सिटिंग एमएलए हैं, उनके टिकट कटने की संभावना, देखिए ये सब कुछ जो डिसाइड होगा वो रायशुमारी के अनुरूप ही पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। और यहाँ पे हमारी एक अनुशासित संगठन है, अनुशासित पार्टी है। मैं कहना चाहता हूँ आनंद जी, देखिए आपने गरिमा जी की बात करी, मैं मानता हूँ बड़ी दीदी है हमारी, और वो जो हमें बोल रही हैं, उन्होंने जो हमें बोला, आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, कांग्रेस की ने उनकी जमीन हिला दी है। मैं कहना चाहता हूँ उनके 19 विधायक हैं, उनको कम से कम उन 19 जो सीटें हैं उन्हीं पे सर्वे कर लेना चाहिए, उन्हीं पे अपनी रायशुमारी मंथन कर लेना चाहिए। क्या पता वो 19 सीटें भी उनकी इस बार ना आ रही हो। तो मैं यही कहूंगा आनंद जी कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारी सरकार ये बेहतरीन जी। हाँ ठीक है, वो करेंगी, लेकिन ये भी तो है ना कि जैसे आप जब 17 में आप जीते, जितनी सीटें थी, 22 में जब आप जीते तो सीटें आपने देखा होगा, उसके डिफरेंस को भी आपने समझा होगा। तो कांग्रेस अपना तो काम कर रही है। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप जो बोलिएगा आप अपनी बात रखिएगा, कांग्रेस की तरफ से भी ये इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही होंगी अपने उम्मीद, क्योंकि अब तो फरवरी मार्च में चुनाव है, तो इसको लेकर उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चाएं शुरू हो गई होंगी, रणनीतियां बननी शुरू हो गई होंगी। डेफिनेटली, देखिए पॉलिटिकल पार्टी है तो जो ड्यू प्रोसेस है उसको तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनाएगी। लेकिन यहाँ मेरे बहुत ही मृदुभाषी छोटे भाई ने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा के रीति रिवाज से, तो रीति नीतियों से तो सभी वाकिफ हैं। बिल्कुल सतीश, हम सब वाकिफ हैं कि भाजपा जो है उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा का भाषण ही उसका शासन है और भाजपा जो कहती है वो कभी नहीं करती है। भाजपा पीठ दिखाना जानती है और भाजपा देश की बर्बादी का दूसरा नाम है। ये आपकी रीति नीति है। और जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हाल देख लीजिए, हमारा हाल देख लीजिए, आनंद जी मैं साफ तौर पर एक बात कहना चाहती हूँ कि भाजपा के आज इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इनको अपने ही विधायकों का सर्वे करना पड़ रहा है और उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार करना पड़ रहा है। एक इनका बड़ा नेता, मुझे याद आ रहा है कि वो जानवरों का नाम लेकर कहता था कि अगर हम टिकट डैश डैश को भी दे दें तो वो भी कमल के फूल पर जीत कर आ जाएगा, मोदी जी के नाम पर जीत कर आ जाएगा। जानवरों का नाम लिया उस बड़े नेता ने, दिग्गज राष्ट्रीय नेता है। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे विधायक जाएंगे जनता के बीच में। तो सवाल सतीश जी से मेरा ये है
5 साल के लिए जनता के बीच में नहीं गए क्या आप लोग? जो अब आपको आदेशित किया जा रहा है, आपके विधायकों को यह आदेशित किया गया है अपने अपने क्षेत्रीय जनता से संवाद कीजिए और डायरेक्ट रिपोर्ट करिए सीएम को। रिपोर्ट आप किसको कर रहे हैं वो छोड़िए, यहाँ पर मुद्दा ये है कि 5 साल या पिछले 9 साल में यदि जनता के साथ संवाद बनाया होता तो आज इस तरह की कसरतें नहीं करनी पड़ती। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा में टिकट कोर कमेटी डिसाइड करेगी या भाजपा में टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा या भाजपा में टिकट या जिला समितियां करेंगी? समझ से परे है कि आखिर कितनी समितियां बनाओगे एक टिकट डिसाइड करने के लिए। और अभी चुनाव का दूर दूर तक पता नहीं है, यहाँ अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई कि जो चुनाव होने वाले हैं। इतने महीने पहले से अगर भाजपा को इतना डर सता रहा है तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं जहां भाजपा अपने लिए गड्ढा खोद चुकी है, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर का चंदा चोरी हो या फिर यहाँ बद्रीनाथ धाम का दानदाताओं का चोरी करना हो, सोना चोरी हो केदारनाथ का, या फिर आप जेनजी का इनसे विमुख होना। जेनजी को 20-20 आइटम अपने फोटो चस्पा किए हुए बैग में धामी जी को यदि देने पड़ रहे हैं लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में भाजपा की हालत कितनी पतली है और कितनी सारी कवायदें इन्हें मात्र 2027 के चुनाव के लिए करनी पड़ रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। जो भाजपा को हो गया था, सत्ता की एक सनक, हनक और अहंकार इनके सर चढ़कर बोल रही थी। और जनता ने, जो जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जो जनता सिर पर बैठाना जानती है, अर्श पर पहुंचाना जानती है, वो फर्श पर पटकना भी जानती है। ये बात हम बार बार भाजपाइयों को याद दिलाते रहे कि भैया जमीन पर रहो, जमीन पर रहो। युवाओं को लाठियों से भांजा गया। यहाँ देहरादून के घंटाघर में 10,000 युवा इकट्ठा हुआ केवल अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए। उस पर पथराव किया गया धामी सरकार में, उसको लाठियां चलाई गई। 25 साल के उत्तराखंड में जो कभी नहीं हुआ वो हुआ। गैरसैंण में 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए मात्र शक्ति मेरी बैठी थी, 90 दिन से बैठी थी 14 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए। उन पर आपने वाटर कैनन भरी सर्दी में चला दिया। ये त्रिवेंद्र सरकार में हुआ। माताओं बहनों को चोटें आई, जिन माताओं बहनों की बदौलत हमें ये राज्य मिला। आज एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में हम नंबर 1 हो गए। नफरती भाषणों में हमारा मुख्यमंत्री नंबर 1 हो गया, जहर घोलने वाला मुख्यमंत्री। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 10 साल का जो बीजेपी का शासनकाल रहा है वो फेल्योर रहा है, कंप्लीट फेलियर रहा है। और धामी जी का तो खास तौर पर काला अध्याय रहा है। भूतो न भविष्यति, ऐसा निकम्मा, ऐसा जहरीला मुख्यमंत्री इस प्रदेश को कभी नहीं मिला जितना धामी जी। हमारा सौहार्द खत्म हो गया, हमारी सुख शांति खत्म हो गई, हमारे बाद धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक दंगे, ये सब धामी जी के कार्यकाल में हुआ है। सतीश जी, अब देखिए सवाल ठीक है, अब आप जवाब दीजिएगा गरिमा जी के आरोपों का, लेकिन देखिए 2017 में जब आप सरकार आपने बनाया था तो 57 सीटें आपके पास थी, कांग्रेस के पास 11 सीटें थीं और वोट था परसेंटेज 44, भारतीय जनता पार्टी को 44.30%। पिछली बार 47 सीटें पिछली बार आपने जीती। आपकी सीट घटी, कांग्रेस की सीट बढ़ी, 11 से 19 आए, 47 से आप 57 से आप 47 पर आ गए। तो चुनौती तो आपके सामने है ना, और नाराजगी भी। देखिए सत्ता में है, आपने बहुत आप अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, आपने काम किया और उसी की वजह से आपको दोबारा सरकार में बनाने का मौका भी मिला, सारी उपलब्धियां आप गिनाएंगे। लेकिन नाराजगी जनता के अंदर है, तभी तो लोग सड़क पर उतर रहे हैं अपनी अपनी बात को लेकर, अपनी मांग को लेकर, चाहे वो कांग्रेस के बैनर तले उतर रहे हो, चाहे दूसरे सामाजिक संगठनों के बैनर तले उतर रहे हो। देखिए आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो अपनी गलतियों को सुधारने वाला और अपनी गलतियों से सीखने वाला संगठन है। हमारा संगठन ऐसा नहीं है कि हम लोग आके बंद कर दें और गलत चीज जो है उसका एनालिसिस ना करें। आनंद जी, यही कारण है कि हमारे 47 सीटें आई 2022 में, और इसीलिए हमारे संगठन में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हारी सीटों में जिम्मेदारी तय करी है। हमारे मुख्यमंत्री तक जो है उनको खटीमा विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर इस सीट में हमारी क्या कमियां रह गई थी, इसमें किस तरह से हम और भी दुरुस्तीकरण कर सकते हैं। तो वो चीजें करने के लिए हमारे संगठन ने उस पर कार्रवाई करी है। और इसी तरह कांग्रेस की यही नाकामी है कि यूपी जैसे स्टेट में भी 403 विधानसभा सीटों में से मात्र 2 सीटें जीते हैं, उत्तराखंड में 19 सीटें जीते हैं। और इस बार देखिएगा आनंद जी, इनके पास 19 सीटें भी नहीं रहने वाली है। इनके जो
जो नेता है, शीर्ष नेता, जिनको केंद्रीय इनके नेतृत्व ने जिम्मेदारियां दी हैं, देख लीजिए हरक सिंह रावत जी, जो स्वयं जो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, वो अपनी सीट के बारे में लड़ रहे हैं कि मुझे यहां से लड़ना, मुझे वहां से लड़ना। उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए था? उनका कर्तव्य यह होना चाहिए था 70 सीटों में ध्यान दे, लेकिन वो 70 सीटों में ध्यान नहीं दे रहे। इसी तरह इनके जो शीर्ष नेता है, जो आपस में अपने को बहुत बड़ा छत्रक समझते हैं, वो आपस में ही अपने चेलों चपाटों को उनको टिकट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि इसको कहां से सीट मिलनी है, इसको कहां से। देखिए, हमारा संगठन एक अलग तरह का संगठन है और अनुशासित संगठन है, और हमारी कार्यशैली पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है, और इसीलिए आज हम पूरे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में जाने जाते हैं। तो वही संगठन ना, आप अलग तरह के संगठन आप कह रहे हैं कि वो अपनी अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, और उसी बीच कांग्रेस के कुछ लोग छोड़ते हैं, आपके यहां आ जाते हैं, आप उनको टिकट दे देते हैं, फिर आपके यहां से निकल के उधर चले जाते हैं, सहारा आप उनका लेते हैं। आनंद जी, आपको जीतने के लिए भी उन्हीं का सहारा चाहिए होता है। नहीं, देखिए आनंद जी, हमारे यहाँ वो पैमाना नहीं होता कि कोई अगर आ गया है तो हम उसको टिकट दे दें। देखिए, यहाँ बहुत सारे पैमाने हैं हमारे संगठन स्तर पे, हमारे राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश संगठन, वहां बहुत सारे पैमाने तय करे गए हैं। जो उन पैमानों को पार करता है, जो उन पैमानों में सटीकता के साथ उतरता है, उसे ही आगे की चीजें करने के लिए दी जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता आनंद जी कि वो उसका शागिर्द है या उसका बेटा है या उसकी बेटी है, उसको टिकट दे दिया जाए। देखिए, अब ये मत कहिए, ये मत कहिए, इसके तो उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में भी, इसके उदाहरण है। ये मत आप कहिए कि बेटा बेटी या इस तरह के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता, ऊपर से उठाकर आप टिकट दे देते हैं, ऊपर से उठाकर आप टिकट दे देते हैं, और फिर उसके बाद वो आपकी पार्टी से भी चले जाते हैं। मैं पूछ लेती हूँ बहुत समय से। देखिए, कई एग्जाम्पल हैं, उत्तराखंड के बाहर के भी कई एग्जाम्पल हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड है, कई एग्जाम्पल हैं। और देखिए, और अगर आप ये कह रहे हैं तो आप तो चले जाइए पश्चिम बंगाल में, पूरी की पार्टी ही है वो। हाँ, एक मिनट सतीश जी। हाँ, गरिमा जी। देखिए, सतीश भाई ने क्यों भाजपा ज्वाइन करी मुझे नहीं पता। हो सकता है हिंदुत्व का कुछ कीड़ा जागा हो अंदर से, उसको देखकर, वो लॉलीपॉप जो दिखाया भाजपा ने, कई युवाओं को दिखाया था, उसको देखकर। लेकिन अब कम से कम जब राम के घर में चोरी हो रही है, बद्रीनाथ धाम जो मोक्ष धाम है वहां चोरी हो रही है, थोड़ा सा तो हिंदुत्व हिला होगा। और उसके अलावा जो परिवारवाद की बात कर रही है रितु खंडूरी का क्या क्रेडिबिलिटी थी? ये सौरभ बहुगुणा आपके वहां ताजा आया था, क्या इसका आपके संगठन के प्रति योगदान था? विजय बहुगुणा का बेटा था, इसीलिए तो टिकट दिया ना। क्या एड़ियां घिसी थी सौरभ बहुगुणा ने भाजपा में आकर, जरा मुझे बताइए। ऐसे अनगिनत जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आपको परिवारवाद गिनाएंगे तो आप अगले बगले झांकेंगे। और दूसरा, आपने कहा विश्व का सबसे बड़ा संगठन, ये समझ में नहीं आता आरएसएस को अपने में काउंट करते हो या अपने को आरएसएस में काउंट करते हो? तब ये बड़ा संगठन है गरिमा जी, विश्व का सबसे पुराना संगठन। और सुनिए गरिमा जी, मातृ संगठन है आरएसएस। अफराद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है? हाँ, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं करी, उन्होंने इस देश को आजाद किया, अपने खून से इस धरती को सींचने का, भारत माँ की धरती को सींचने का काम किया। जरूर आपसे जवाब लूंगा सर। बताओ अगर किसी नुकसान हुआ हो आजादी की लड़ाई में, तो ये जो बता रहे हो ना विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। अरे तुम्हारे जैसे घनचक्कर भरे पड़े हैं उसमें, जिन्होंने अपना दिमाग जो है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी गिरवी रखी है। एक जरा बात पूरी हो जाए सतीश जी, आप इनकी बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ गरिमा जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मेरी बात समाप्त हो गई। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर सतीश राजपूत जैसे युवाओं का आज जंतर मंतर में युवाओं का ये हाल देखकर भी आंखें नहीं खुल रही हैं, अगर अयोध्या के राम मंदिर में चोरी होते हुए देखकर जिस राम के नाम पर ये लोग सत्ता में आए, वहां तब भी इनका मन नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मोक्ष के धाम और ज्योतिर्लिंगों में चोरी होते हुए देखकर इनका हृदय नहीं परिवर्तन हो रहा है, तो ये लालच है, ये अवसरवादिता है। इनको जरूर भाजपा में कोई लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं ना गरिमा जी, ये भी पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर की बात तो आप करती हैं, महिला मोर्चा उसको एक गरिमा जी, उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेके दिए जा रहे हैं, तो गरिमा जी एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड सतीश राजपूत का भी जरूर कोई ना कोई अपना, एक सेकंड सतीश जी,
वरना कौन आनंद युवा जी, होगा ठीक है, जो अपनी अपने बात पूरी कर आंगन लीजिए। में युवाओं को पढ़ाते हुए देखेगा। गरिमा जी इसको जरा इनका जवाब सुन लेते हैं जी। मैं सतीश धन्यवाद जी, देना चाहती हूँ। मेरी एक आनंद और जी। डिबेट है आनंद जी। सतीश जी, मैं माफी चाहती हूँ। आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे आनंद जी, आप ये नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आनंद जी, मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए जरा। हाँ सतीश जी आनंद बोलिए। जी, मैं कहना चाहता हूँ जी। इन्होंने जंतर मंतर की बात बोली कि सतीश भाई को विश्वास क्यों नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर की घटना से मुझे विश्वास होता अगर इनके नेता झारखंड भी जाते और हाँ, वही मैं झारखंड के पूछना बच्चों चाह के रहा था, साथ हाँ। अपनी सहानुभूति करते। मैं कहना चाहता हूँ आनंद जी, इन्होंने बात बोली भाजपा को अंग्रेज का मुखबिरी बताया, इन्होंने मुखबिर बताया। मैं कहना चाहता हूँ जो पार्टी ह्यूम अंग्रेज ने स्थापित करी हो, उस पार्टी के नेता को ये कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि जो आप यहाँ पे आरएसएस जैसे संगठन को आप बोल रहे हैं कि भाजपा जो अंग्रेजों की मुखबिर रही। और दूसरी बात आनंद जी, जो बात आई राम मंदिर चंदा चोरी की, जो पार्टी राम के अस्तित्व को नहीं मानती थी, जो बोलती थी कि राम है ही नहीं, आज वो इस तरह की बातें कर रही हैं। आज वो राम मंदिर चंदा चोरी की बात कर रही है। ठीक है, उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है, वो आरोप लगा रहे हैं, वो अब आप लोगों की तरफ। लेकिन कॉन्फिडेंट हैं सतीश जी, हैट्रिक के लिए कॉन्फिडेंट हैं उत्तराखंड में आप लोग? आनंद जी, निश्चित तौर पर हैट्रिक के लिए हम कॉन्फिडेंट हैं और तीसरी बार भी भाजपा की सरकार आ रही है। अपने ही लोगों को टिकट देंगे ना? अपने ही लोगों को टिकट देंगे ना? आनंद क्या आयातित भी 2027 में दिखाई देंगे? नहीं आनंद जी, देखिए यहाँ पे हमारी पार्टी के पैमाने तय हैं। हमारी पार्टी बहुत सारे जायज शुमारी के आधार पे सारी चीजें तय करती है। अंतर्गत पार्लियामेंट्री बोर्ड ये डिसाइड करता है कि किसको टिकट कहां से दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि उसका बेटा है या उसका भाई है या उसका शागिर्द है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि वो किस तरह से जनता के बीच में कार्य करता है और किस तरह से जब चुनाव होंगे तो किस तरह से अपनी सीट को निकाल के लेके आ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीशन जी आपका, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जिताऊ चेहरों की तलाश अब उत्तराखंड में शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में इस बात पर खासतौर से ध्यान दे रही हैं कि जो जीतने वाला है या जिसकी जीतने की संभावना है उसी को अपना उम्मीदवार पार्टी बनाने जा रही है और उसी चेहरे की खोज, उसी चेहरे की तलाश चल रही है। आज की चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।